अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट एजाज सैयद, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर, और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पार्टी की मंशूर कमेटी के सरबराह जनाब सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने। इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। बड़ी खबर है, आज का बड़ा दिन है आपके लिए। 7 साल जिस बयानिए का आप मुकाबला करते रहे, आज उस मुकाबले की फतह हुई है, कामयाबी हुई है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को बरी कर दिया है लंदन के उन जायदादों के केस में कि जिन जायदादों को बुनियाद बना के 7 साल तक आपकी पार्टी और आपके लीडरान के हवाले से एक मखसूस बयानिया बनाया गया। तो आज के इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया मती साहब, और मेरे दोनों अजीज दोस्तों को भी सलाम कहिएगा, एजाज को भी और साकिब को भी। आप सब माशाल्लाह एक्टिव सहाफत हैं और सारे विषय बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कोर्ट रिपोर्टिंग भी आप लोग कर रहे हैं और एक मुद्दत से कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये दिन जहां हमारे लिए खुशी का दिन है, लेकिन बहुत से सवालात भी उठाता है कि आज अगर हमें ये पता चलता है कि ये सारा केस जो था बेबुनियाद था, और जो बुनियादी सवाल आज भी उठाया गया कि किसी के असासों का तयन अगर करना है और उनकी मालियत का तयन करना है और ये बताना है कि ये असासे उसके वसाइल से ज्यादा हैं, तो वसाइल का भी तयन करना पड़ेगा, जमा तहकीक करनी पड़ेगी। इसके वसाइल 1 लाख हैं और असासे 1.5 लाख के। ना आप असासों का तयन करते हैं, ना आप वसाइल का तयन करते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं। और मती भाई, आप तो जानते हैं कि इस फैसले के अंदर भी लिखा गया था कि उन पर करप्शन का कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ, मिस यूज ऑफ ऑफिस का कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ, लेकिन बज़ाहिर ये वसाइल के मुताबिक नहीं है, उनके साथ आमदनी के मुताबिक। जी जी, मगर इरफान सिद्दीकी साहब, ये तो कानूनी बातें हैं ना, जो आज पहली बार शायद लोगों के सामने आई कि कितने बड़े बड़े कानूनी नकाइस थे उस फैसले में, कि जिसका पस मंज़र सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला था। तो आप बतौर एक सियासतदान, सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस के अंदर जो जो कार्रवाइयाँ की या कार्रवाइयाँ डाली, तो आज आपके ख्याल में ये जो फ़ैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये सुप्रीम कोर्ट की उन तमाम कार्रवाइयों और फैसलों की नफ़ी नहीं करता? नफ़ी शायद मती छोटा लफ्ज़ है। मेरा ख्याल ये है कि उन तमाम जजों की एहलियत पर भी और उनकी दयानत पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाता है, और वो एक खेल का हिस्सा बने हैं, एक ड्रामे का हिस्सा बने हैं, एक बड़े ही बददयानत सर्कस का हिस्सा बने हैं, जिसका मकसद एक शख्स को मंजर से हटाना और दूसरे को मंजर के बीच दायरे के अंदर लाना था। और जब जज इस चीज में शामिल हो जाएं और मैनूवरिंग करें, आपको पता है, आपके सामने मैं क्या बयान करूं कि किस तरह वो व्हाट्सएप कॉल्स के लिए JIT बनती है, किस तरह। अच्छा इरफान सिद्दीकी साहब, चलें आप ज़्यादा ना बयान करें, मगर आप कुछ नाम ले सकते हैं आपके ख्याल में ये 7 साल जो कुछ हुआ आपकी जमात और आपकी क़यादत के साथ, तो चाहे वो अदलिया के नाम हैं, चाहे वो नैब के नाम हैं, चाहे वो JIT के नाम हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के नाम हैं, आप कोई नाम ले सकते हैं 3-4 बड़े आपके मुजरमों के, जो आपके मुजरम हैं? मेरे मुजरिम तो चलो हैं, या मियां साहब के मुजरिम हैं, लेकिन मैं मतीउल्लाह जान साहब, मैं समझता हूं कि इंसाफ के भी मुजरिम हैं और पूरी कौम के भी मुजरिम हैं। ये बिल्कुल एक मशल उलम्पिक एक दौड़ थी, एक प्रोजेक्ट था, उसकी शम्मा उठाए हुए थे। 2011 से यहाँ तक ये होता था कि वो शम्मा एक कमा के फार होके चले जाते थे। अदलिया की तरफ आइए, साकिब निसार साहब, खोसा साहब खुद कहते हैं कि ये तुम कहाँ मारे मारे फिर रहे हो, मेरे पास आओ। खान साहब खुद एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि जी हम तो ये कर रहे थे, तो हमने चीफ उसने कहा, साकिब निसार ने कहा, साकिब खोसा ने कहा कि मेरे पास आओ। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें अदलिया का चेहरा भी मेरा ख्याल है कि बहुत ही सयाह नजर आता है, उनके बारों का भी जो एक बड़े मुकद्दस इदारे के और हमारे देश के जिम्मेदार थे, वो भी एक गंदे खेल का हिस्सा बने हैं। और आप देखिए कि एक जज जो हाई कोर्ट का जज है, उसके घर जाता है एक जर्नल और कहता है जी कि तुम ये हमें गारंटी दो
कि इसकी जमानत नहीं लोगे, ना इसकी बेटी की ना इसकी, वरना हमारी 2 साल मैच जाया हो जाए। अब हमारे निजाम की कमजोरी क्या है? आप भी बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रहा हूँ, निजाम के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि इन लोगों को कटहरे में लाए। नवाज शरीफ को 7 साल आपने टांगे रखी, उसके बड़ी हमें और 4 साल में काट के आया है, 2 साल उसने जेलों में काटे। इसका कौन जवाब दे? और छोड़ दे 2015 का जो पाकिस्तान था। इरफान सदीकी साहब, आपके टेलीफोन लाइन में कोई मसला आ रहा है, आपको दोबारा हम कॉल करते हैं। इन द मीन टाइम मैं ज़रा एजाज को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। एजाज सैयद, आज जब फैसला हुआ तो नवाज शरीफ साहब ने पहली बार जो है ना अपना मास्क ऐसे करके उतार के फेंका, और पहली बार लग रहा था कि शायद वो कुछ बात करना चाहते हैं। तो कुछ उन्होंने मुझसे बात भी की कमरा अदालत के बाहर ही। ज़रा सुनते हैं क्या बातें हुई। आपको मालूम है, मैंने बहुत पहले कहा था कि मैंने मामलात को अल्लाह पे छोड़ा है। अल्लाह ताला ने आज सुरखरू किया है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो सर, अब इस जो एक और रेफरेंस भी अभी रहता है, तो उसमें तो अभी आपका जारी है केसेस, तो उसमें भी आपकी कोई उम्मीद है कि वो भी अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। आपको मालूम है कि ये केसेस कैसे बने थे सर, और उसी तरह ख़त्म हुए सर? अल्लाह ने किया, अल्लाह ने किया। सर, अभी इलेक्शन में आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को भी बाहर आके मुकाबला करने देना चाहिए सर? ये तो भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो आप समझते हैं उनके साथ वही हो रहा है जो आपके साथ हुआ था? नहीं, मैं नहीं चाहता, लेकिन ये है कि टेट फॉर टैट इस दुनिया का निज़ाम है, अल्लाह का दस्तूर है। टिट फॉर टैट इस दुनिया का निज़ाम है। एजाज सैयद साहब, नवाज शरीफ 3 बार मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म, 4 साल बाद जलावतनी से वापस, इतना बड़ा अदालत का फैसला आया और नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं टिट फॉर टैट दुनिया का निज़ाम है। तो क्या वाकई ये टिट फॉर टैट था? बज़ाहिर तो वो दुरुस्त कह रहे हैं। ये टिट फॉर टैट हो तो मेरे ख्याल में वो किरदार भी सज़ा पाएँ जो इस सारे वाक़े के पीछे थे। वो तो आज भी आपकी आला अदलिया में भी मौजूद हैं। वो आज आपकी इस्टेब्लिशमेंट से कुछ लोग रिटायर हो गए हुए हैं, कुछ हैं भी तो उनको तो कोई सज़ा नहीं होती है। सज़ाएँ या टिट फॉर टैट आज आके सियासतदानों के ऊपर ही होती है। तो मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब का ये मौक़िफ़ ठीक नहीं है। बहुत सारा जो पस मंज़र है, अब तो वो पस मंज़र नहीं रहा, अब तो वो सामने स्टेज पे आ गई हैं, बहुत सी बातें खुल के आ गई हैं, बड़े बड़े इंकशाफात हुए। आपने देखा कि एक साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस शौकत सदीकी ने कैसे बताया कि जनरल फैज़ उनसे कैसे रब्ता करते रहे और क्या क्या कहते रहे। फिर अरशद मलिक की जो वीडियोज़ आई, उस अरशद मलिक ने अपनी वीडियोज़ में कैसे बताया कि किस तरह दबाव आता रहा और क्या कुछ होता रहा। फिर उसके बाद भी बहुत सारे इंकशाफात हुए और इस सब के बावजूद भी जो फैसले की बुनियाद कानूनी और तकनीकी एतबार से बनाई गई थी, आज तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो कानूनी और तकनीकी बुनियाद भी ख़त्म हो गई और ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आई कि कई लोगों के लिए ये हैरान कुन थी कि इतने बुनियादी कानूनी नुकात को भी नज़रअंदाज किया गया एहतसाब अदालतों की तरफ से, और रेफरेंस बनाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जिस तरह बनाया गया। तो किस बुनियाद पे आज नवाज शरीफ साहब को बरी किया गया है लंदन की उन जायदादों के केस में कि जिन जायदादों का नाम ले लेके जो सियासी मुखालफिन हैं नवाज शरीफ के, उन्होंने नून लीग के बयानिए को यकीनी तौर पे बहुत ठेस पहुँचाई है, नुकसान पहुँचाया? बिल्कुल, जो फैसला था एहतसाब अदालत का वो कायम तो नहीं रह सकता था। मैं आपको 19 सितंबर 2018 का जो इनकी जब ज़मानत हुई थी, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, उस वक्त जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने वो फ़ैसला लिखा था। वो माहौल था जिस वक्त इस किस्म के रिलीफ नहीं मिल रहे थे, लेकिन उन जजेज़ ने ये रिलीफ दिया था। और जो 43 जो पेजेस की जजमेंट थी उनकी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसमें आज जो सवालात सामने आ रहे हैं उस जजमेंट में वो सवालात उठाए गए थे। और जब वो सुप्रीम कोर्ट वो मामला गया तो आपको याद होगा कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने
सख्त जो है वो बरहमी का इजहार किया कि हाई कोर्ट के जजेस ने एक जो बेल मैटर था उसमें इतनी डिटेल के साथ लिख दिया है, और बज़ाहिर उसमें इतनी एरर्स थे एहतसाब अदालत की उस 6 जुलाई 2018 की जजमेंट में कि उसमें उन्होंने लिख दिया, जो बेल मैटर था उसी में लिख दिया। फिर एक दो और चीज़ें भी कुछ, अब जो क्योंकि पनामा जो है इस पर अब जो नवाज शरीफ जो है बरी हो चुके हैं, कुछ चीज़ें ऐसी चलती रहीं कि जब आसिफ सईद खोसा या सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे 2019, 20, 21 में, उनकी ये ख्वाहिश थी कि हाई कोर्ट जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो ये अपीलें निपटाए जैसा तैसा भी, और ये सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट स्टैंप लगाए। ये चीज़ें भी बिहाइंड द सीन चलती रही हैं। अब उसको मतलब उसको क्या कहेंगे, लेकिन वो अब मामलात आगे बढ़े, दरमियान में नवाज शरीफ साहब जो है वो बैरून मुल्क चले गए, अब्सकॉन्ड करके 4 साल वो अपीलें फिर टेकअप ही नहीं हुई, और आज जो है वो दोबारा से टेकअप हुई। और नैब का स्टांस तो चले जो भी उन्होंने लिया कि जजमेंट आ चुकी है, लेकिन जो चीज़ें रिकॉर्ड की हैं वो ये है कि कोई ऐसी चीज जो ये कैप्टन सफदर और मरियम नवाज उनकी जो एक्विटल हुई थी, उसको जजमेंट है, उस जजमेंट वो पढ़ने वाली है, उसमें कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं लाया नैब। अब जो एहतसाब अदालत के जज साहब है उन्होंने किस बेस पे फैसला किया, ये पहले 19 सितंबर 2018 फिर अभी 2022 में जजमेंट आई, उसमें उन्होंने वाजे किया कि उसमें जो दस्तावेजात लगानी थी वो उन्होंने फोटो कॉपीज लगाई हुई थी, ओरिजिनल वो नहीं थी, दस्तावेजात नहीं, वो जो चैनल जिसके जरिए आनी थी वो नहीं थी। बहुत सारे सवालात थे। आज भी जो अमजद परवेज साहब ने भी सवालात उठाए कि उनकी मलकियत के हवाले से क्वेश्चंस हैं कि वो मलकियत फिर जो उसकी कितनी मालियत कितनी है वो उनका नहीं लगाया गया, ताय्युन ही नहीं किया गया, ताय्युन ही नहीं किया गया। बल्कि उस वक्त जो है वो जब जमानत चल रही थी तो नैब ने ये कहा था कि इनका ताय्युन जो है वो गूगल करके देख लें, तो इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको जुर्माना भी किया था। तो ये एक बड़ी अजीब किस्म की खिचड़ी बनी हुई थी। और मेरा यह ख्याल है कि आखिरी जो बात आज नायब ने की उसने पूरा मामला जो सम अप कर दिया। तो उन्होंने कहा जी हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मतलब वो कहना ये चाह रहे थे कि हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रेफरेंस दायर कर दें, हमने दायर कर दी। सुट पंजाब में तो घर ही नहीं सब। बट एनीवे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद और बहुत सारे किरदार हैं इस तमाम 7 साला ड्रामा, अगर मैं कोई गलत ना होगा इस ड्रामे के पीछे, तो उनका भी किरदार हम डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में बात हो रही है नवाज शरीफ की बर्रियत की। 7 साल तक जो ड्रामा इस कौम ने देखा, पनामा स्कैंडल के नाम से, पनामा केसेस के नाम से 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना, और इसी तरह हीरों पर मुश्तमिल कोई एक JIT बनी, फिर नैब का जो इदारा था जिसकी सरबराही जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कर रहे थे। तो कौन कौन से अहम किरदार थे, आपको सिर्फ याद दहानी के लिए बता दें कि जो 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के पनामा बेंच के नाम से मशहूर हुए, उनमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा थे, जस्टिस एजाज़ अफजल खान थे, जस्टिस गुलजार अहमद थे, जस्टिस अजमत सईद शेख थे और जस्टिस एजाजुल एहसन थे। इस 5 रुकनी बेंच में से जो सबसे दिलचस्प बात हुई, 2 जजों ने तो बग़ैर JIT और बग़ैर ट्रायल के अपना फ़ैसला सुना दिया कि नवाज शरीफ नाअहल हैं। और ये अकामा की नाअहली नहीं थी, ये पनामा के इस लंदन के जायदादों की केस की नाअहली थी। और वो जजेस से जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद बग़ैर किसी अदालती ट्रायल के बतौर जज सुप्रीम कोर्ट उन 2 जजों ने कह दिया ट्रायल की भी ज़रूरत नहीं है, नवाज शरीफ नाअहल हो चुके हैं। और लंदन जायदादों को इतनी तफसील से इन दोनों मुअज़्ज़ज़ जजों ने डिस्कस किया कि जब वो ट्रायल में अब ये केस चला और फिर हाई कोर्ट में आज आया, तो लंदन जायदादों के केस में इतने नुकाइस सामने आए, इतनी गलतियां सामने आई कि अब यकीनन आज के इस फैसले को सुनने के बाद जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद ज़रूर सोच रहे होंगे कि आखिर उन्होंने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट किया क्या है। इसके बाद JIT के कुछ अहम लोग थे, और JIT के अंदर जो लोग शामिल थे उसमें वाजिद ज़िया साहब JIT के सरबराह बनाए गए, जो इन हीरों के जो किंग डायमंड थे। और उसके बाद एहतसाब ब्यूरो के इरफान नईम मंगी थे, सिक्योरिटी एंड स्टॉक एक्सचेंज कमीशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिलाल रसूल थे, जो वो व्हाट्सएप के ऊपर मुबैना तौर पे सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जिनको शामिल किया गया था। और ज़फ़र इजाज़त साहब के ख़िलाफ़ भी केस अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ख़त्म हुआ है, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन के ऊपर केस बन गया था, क्योंकि उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि उनको व्हाट्सएप के ज़रिए कहा गया कि बिलाल रसूल को शामिल किया जाए। और फिर जो है आमिर अजीज़ जो स्टेट बैंक के एक अफसर थे, और फ़ौज के इंतहाई खुफिया और इंतहाई हसास इदारे जो हैं 2, उनके भी 2 बड़े अफसरान थे। तो वो इस
तहकीकाती टीम का हिस्सा थे। तो इन हीरों का ये कारनामा था जो 7 साल तक हमने ये ड्रामा देखा। और सबसे बढ़ के ये कि एजाज सईद साहब, ये जो चेयरमैन नैब थे जावेद इकबाल साहब, इनका किरदार भी कोई अजीब ही बड़ा ड्यूबियस किस्म का किरदार रहा है, क्योंकि सारे रेफरेंसेस तो इन्होंने ही तैयार किए थे। तो आपके ख्याल में ये 7 साल का जो कौम को ये वक्त देखना पड़ा है, तो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का इसमें कितना हाथ? जस्टिस जावेद इकबाल बड़े मजबूत आदमी, आज भी वो बड़े पावरफुल आदमी हैं और बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं। आज भी वो लापता अफराद कमीशन के सरबराह हैं। जस्टिस जावेद इकबाल, आपको याद होगा कि उनकी जब तैनाती हुई तो उनकी तैनाती के बाद बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिनमें उनके ऊपर, उनकी ज़ात के ऊपर सवाल उठाए गए। कुछ तो उनके ऊपर एक खातून ने इल्ज़ाम लगाया था, एक तो ये मामला था, लेकिन उसके अलावा भी जो उनका प्रोफेशनल कंडक्ट था कि उसके ऊपर बड़ा सवाल था कि एक टैबलॉइड में छपे हुए एक ख़बर का नोटिस उन्होंने ले लिया था और हिंदुस्तान के साथ मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला उठा लिया था कि जी साबिक वज़ीर आज़म जो हैं उनका, और फिर बाद में वो ख़त्म कर दिया और प्रेस रिलीज भी जारी कर दी थी। फिर एक खातून जो है वो गैर मुल्की खातून PIA के अंदर वो डांस कर रही थी, उसका भी नोटिस ले लिया था चेयरमैन साहब ने। खैर ये बहुत सारी इस तरह की उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे एक इटालियन लेडी का केस है जिसको चैम्बर के अंदर, तो उनकी ज़ात के ऊपर बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। लेकिन ये उनकी ज़ात के ऊपर तो हैं, लेकिन उन लोगों पे भी हमें सवाल ज़रूर उठाने चाहिए जिन्होंने उन्हें तैनात किया था। क्या साबिक जो सदर हैं आसिफ अली जरदारी, क्या साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, इनकी टैसिट अप्रूवल से उनकी तैनाती नहीं हुई थी? क्या जो प्रॉपर्टी के बड़े टाइकून हैं मलिक रियाज हुसैन, उनका नाम भी इसी में आता रहा है? तो ये मेरे ख्याल में कि बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो बाज़ औक़ात मज़लूम भी नज़र आते हैं, लेकिन अपनी जगह पर वो इस सारे अमल के ज़िम्मेदार भी हैं। आपके ख्याल में नवाज शरीफ आज के इस फैसले के बाद कुछ सोचेंगे कि उनसे कहाँ कहाँ गलती हुई? मेरा नहीं ख्याल मती कि वो कुछ सोचेंगे। मेरे ख्याल में कि नवाज शरीफ एक टिपिकल पॉलिटिशियन है जो कि पावर पॉलिटिक्स के अंदर हैं। उनकी पूरी तवज्जो है कि वो पावर में दोबारा आएँ और उनकी लेगेसी उनकी बेटी लेके जाए। ये जो पाकिस्तान में सिचुएशन है, पाकिस्तान में आपको पता है कि जुडिशरी की बड़ी एक अहमियत है, वो पॉलिटिक्स में रोल प्ले करती है। जो इस्टेब्लिशमेंट है आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उसकी भी एक बड़ी अहमियत है। तो नवाज शरीफ जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई टकराव चाहते हैं, वो इनके साथ मिल के आगे बढ़ेंगे। अच्छा साकिब बशीर साहब, पनामा केस जब सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा था तो जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने अपने उस पहले वाले फैसले में बगैर ट्रायल के जो नायल किया था, तो उसमें गॉड फादर एक किताब थी मारियो पुज़ो की, उसके अंदर से कोट लिया था कि वो फॉर्चून्स का बड़ा फेमस एक कोट है कि देयर इज़ क्या कहना चाहिए, एम्पायर बिहाइंड एवरी क्राइम, बिहाइंड एवरी फॉर्चून देयर इज़ अ क्राइम। तो साकिब बशीर साहब, क्या वो गॉड फादर का जो उन्होंने कोट आसिफ सईद खान खोसा ने किया था, और फिर उस बेंच पे एक और जज थे मशहूर ज़माना जस्टिस अजमत सईद शेख, तो उन्होंने निहाल हाशमी के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में एक दफ़ा कहा था सिसिलियन माफिया। तो ये गॉड फादर, सिसिलियन माफिया के जो बातें करने वाले ये जजेस हजरात जो हैं, उनके लिए क्या ये एक लम्हा फ़िक्रिया नहीं है आज का लंदन जायदादों के हवाले से जो फैसला है? बिल्कुल लम्हा फ़िक्रिया है, और बग़ैर किसी ट्रायल के एक मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजना, नाअहल करना, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान था। फिर आज की जो जजमेंट है, आज जो सुप्रीम कोर्ट, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, ये जो बरीयत है, ये बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस को की नफ़ी हुई है। उन जजेस ने जो कुछ किया, जो जजमेंट्स दी, जो कुछ लिखा और जो कुछ सिसिलियन माफिया और इस किस्म की जो चीज़ें जो है बातें वो करते रहे, क्योंकि एक बड़ा बेसिक सा हमारा स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर में आप बगैर ट्रायल के किसी को जो है वो पनिशमेंट नहीं दे सकते कि इस तरह जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त दी थी, और फिर ऊपर मॉनिटरिंग जज भी बिठाया और उसके बाद नीचे ट्रायल, और आज तक ये वो मामलात आए और अब पता चला है कि इस केस में तो था ही कुछ नहीं।
तो ये एक लम्हा फिक्रिया है, और मेरा ये ख्याल है कि इस लम्हा फिक्रिया को मौजूदा जो हमारी जुडिशरी है उसको, सुप्रीम कोर्ट और तमाम जो आला अदलिया है उसको ज़रूर सोचना चाहिए, और इससे कम से कम सबक ज़रूर लेना चाहिए कि आप अगर इस्तेमाल होंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे, आज नहीं तो कल आप ज़रूर जो है वो एक्सपोज होंगे। अब जज मोहम्मद बशीर साहब की अगर हम मिसाल लें, 2012 से लेकर आज 2024 तक जो है वो उनका टेन्योर इस्लामाबाद का है, एक ही अदालत का है, एक ही अदालत के वो जज हैं। तो ये भी एक बज़ाहिर जो है एक लम्हा फिक्रिया इसमें भी मौजूद है कि क्यों एक ही जज जो है वो बार बार उनकी एक्सटेंशन नवाज शरीफ साहब भी करते रहे, इमरान खान भी करते रहे, शाहिद खान अब्बासी, पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब ने की, जिसने एक्सटेंशन की वो जो है उनके सामने जो आया उनको उन्होंने सजाएं दी, उनके केसेस हो सकता है वो हाई कोर्ट के जज लग जाए। ये भी मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है। अगर वो 10 साल हो गए उनको, 12 साल बल्कि, उनको अगर एक ही जगह पे उनका रुकना जो है ये बहुत बड़ी बात है कि स्पेशल कोर्ट्स में उमूमी तौर पर जजेस 3 या 6 साल के बाद चले जाते हैं, लेकिन वो 12 साल एक ही जगह पे टिके रहे। अच्छा, अब एक सुप्रीम कोर्ट के भी एक जज हैं, मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस एजाजुल एहसन, जो कि निगरान जज मुकर्रर हुए थे, बल्कि एक निगरानी बेंच बना था 3 रुकनी जिसके वो सरबराही कर रहे थे, जस्टिस एजाजुल एहसन। तो वो निगरानी किस किस्म की करते रहे कि इतनी बड़ी बड़ी कानूनी सुकम रह गए केस में। एक तो ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई थी और रिपोर्ट थी, नैब ने देखे बगैर उस JIT रिपोर्ट का कोई चालान बना दिया, हालांकि नैब के कानून में है कि नैब खुद अपनी तफ्तीश करता है, कोई तहकीक, कोई इजाफी शवाहिद इकट्ठे नहीं किए और उसी तरह कॉपी पेस्ट करके JIT रिपोर्ट को रेफरेंस बना के जमा करा दिया, और ये भी एक बहुत बड़ा कानूनी नुक्स था। तो जस्टिस एजाजुल एहसन का बतौर निगरान जज आप इस सारे 7 साल दौर में क्या किरदार देखते हैं? निगरान जज तो मेरा ख्याल है जिस दिन निगरान जज वो तैनात हुए थे या लगे थे, उन्होंने एक अपनी स्पेशल कोर्ट के जज को ऊपर से मॉनिटरिंग शुरू की थी, तो उसी वक्त जो फेयर ट्रायल है, ड्यू प्रोसेस है, उस पर सवालिया निशान आ जाता है। और जो आपने बात की कि उन्होंने देखा कि उन्हीं बज़ाहिर ऐसे लगता है कि उसमें जो फोकस था वो सजा देना था, वो हर 2-3 सूरतों में ही सजा लग रही थी। एक चीज पॉइंट आउट की अमजद परवेज ने कि 3 रेफरेंसेस इकट्ठे चल रहे थे वहां पे जो एहतसाब अदालत में, और तीनों में ये तय पाया था कि तीनों के फैसले एक ही दफा जो है वो दिए जाएंगे, लेकिन अचानक ये हुआ कि पता चला जी वो कहा गया है कि उस वक्त साकिब निसार साहब थे, तो उन्होंने कहा जी एक रेफरेंस का आप फैसला दे दें, क्योंकि 25 जुलाई को इलेक्शन आ रहे थे और इन राइटिंग साकिब निसार ने जज ऑर्डर में लिखा था, ऑर्डर में लिखा इन राइटिंग था कि आप एक रेफरेंस का फैसला दे दें। और फिर जब जज साहब अदालत के जज साहब ने कहा कि हमने देना है, तो उस वक्त ऑब्जेक्शन किया नवाज शरीफ के वकला ने, उसके ऑब्जेक्शन को रद्द किया, और 6 जुलाई को फिर उन्होंने वो फैसला एवनफील्ड रेफरेंस, आज जिसमें बरीअत हुई ये फैसला 6 जुलाई को जो है दिया गया था। ठीक, अच्छा, तकनीकी एतबार से अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है, एवनफील्ड का तो बरीअत हो गई है, एक फैसला जो था फ्लैगशिप केस में जिसमें नवाज शरीफ बरी हुए थे और नैब ने अपील दायर की थी, तो नैब का आज मौक़िफ़ क्या था? वो अपील, जो नैब की अपील थी वो उन्होंने वापस ले ली फ्लैगशिप केस में? जी, फ्लैगशिप में केस में नैब ने बगैर कोई वजह बताए वो अपील वापस ले ली। अब बात वही है कि फैज़ाबाद धरना केस में आपने नज़रसानी क्यों दायर की और आप वापस क्यों ले रहे हैं, इसका जवाब कम से कम होना तो चाहिए कि 2018 में आपने एक पूरा जो है वो पेपर बुक बनी, आपने उसकी ग्राउंड्स ली, आपने कहा जी सजा बनती है, और आज आप जो है वो बगैर कोई वजह बताए उन्होंने वापस ले ली। बहरहाल वो मामला भी आप क्लोज हो गया, फ्लैगशिप रेफरेंस भी, एवनफील्ड भी, लेकिन अल अज़ीज़िया रेफरेंस में अभी भी केस जो है वो पेंडिंग है, उनकी अपील जो है वो नवाज शरीफ साहब की, और वो नेक्स्ट वीक में होपफुली वो लग जाएगी। लेकिन उसमें मेरा ये ख्याल है कि बज़ाहिर बजाय इसके कि अमजद परवेज दलाइल दें, पहले नैब से बेंच को जरूर पूछ लेना चाहिए कि आपका क्या मौक़िफ़ है, ताकि बड़ा कीमती टाइम होता है अदालतों का, वो ज़ाया ना हो। बहरहाल साकिब बशीर साहब, ये तहरीक इंसाफ के लिए भी बड़ा मुश्किल वक्त है, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ और उनके कायद इमरान खान ही थे जिन्होंने पिछले 7 साल से ये लंदन जायदादें, एवनफील्ड प्रॉपर्टी लूट के ले गए, खा गए। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पे PTI का क्या रद्द अमल होगा और क्या हो सकता है इन हालात में, क्योंकि उनके अपने केसेस इन्हीं अदालतों के सामने पड़े हैं। तो
तो वो क्या कह सकते हैं? नवाज शरीफ साहब पे जो बयानिया था वो करप्शन और डिसऑनेस्टी का था। अच्छा, हालांकि फैसला इसमें नहीं था। 6 जुलाई को ही वो बरी हो गए थे इस किस्म जो दफा। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और सवाल कि क्या ये मामला आप सुप्रीम कोर्ट में कोई ले जा सकता है? अपीलों, ये जो बरीयत हुई है नवाज शरीफ की, क्या इसको कोई चैलेंज कर सकता है? ये भी एक तकनीकी मामला है, और अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो क्या सिर्फ फैसलों का जायज़ा लिया जाएगा या फैसलों के पीछे जो 7 साल पुराने किरदार हैं उनके ऊपर भी बात होगी? तो वाकई ये क्या सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा? एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में नवाज शरीफ बरी हो गए हैं, और एजाज सिद्दीकी साहब आपकी तरफ भी मैं आना चाहूँगा, लेकिन पहले थोड़ा सा तकनीकी एक सवाल है। तो साकिब बशीर साहब, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अब जाएगा या नहीं जा सकता? क्या सिचुएशन? नहीं, जा तो सकता है, मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरह मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरीयत के फैसले को चैलेंज नहीं किया गया और नैब ने यकीनी तौर पर ये अपने ताई एक डिसीजन लिया होगा, उसके पीछे क्या वजूहत थी ये नहीं पता। लेकिन आज के फैसले में नैब ने कंसीड किया है कुछ नहीं। नैब ने उसमें ये कहा है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, वो इस तरह के, क्योंकि फैसला ऑलरेडी दे चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। पहले भी हमने बात की थी, कब दिया था? ये जो मरियम नवाज और कैप्टन सफदर का केस था वो असल में आइसोलेशन में देखा ही नहीं जा सकता था कि अगर आप नवाज शरीफ साहब को उसमें से निकाल देते तो वो केस कैसे देख सकते थे? तो उसमें क्या कहा था मरियम नवाज के केस फैसले में बरी करते हुए? मरियम नवाज को बरी करते हुए उसमें जो ऑब्जर्वेशंस थी वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी थी कि उनके हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स थे कि उनकी मलकियत भी नैब साबित नहीं कर सकी। फिर नैब जो अलेज कर रहा है प्रॉपर्टीज, उनकी मालियत क्या थी वो नहीं ला सकी। तो वो सारी चीजें सपोर्ट कर रही थी नवाज शरीफ साहब के केस को। तो उन्होंने ये कहा था कि जब नवाज शरीफ का केस ही नहीं बनता तो ये तो दोनों तो अक्विटल हैं, तो इसलिए फिर डायरेक्ट नवाज शरीफ साहब के हवाले से कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं आई थी, उनको एक्विट कर दिया था। उन्होंने कहा केस तो इनका नहीं, बेसिक नैब ने आज क्या कहा? आज नैब ने कहा कि वो जो फैसला है वो उस फैसले से बाहर हम नहीं जा सकते कि आप ऑलरेडी फाइंडिंग दे चुके हैं, हमारी तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स जो चीजें थी हमने आपके सामने और उसको नैब ने चैलेंज भी नहीं किया था। चैलेंज नहीं किया था, यही वजह थी। जो बेंच था उन्होंने कहा था कि जब आपने चैलेंज नहीं किया तो आप पे भी बाइंडिंग है और हम पे भी बाइंडिंग है कि फैसला तो फाइनलिटी इख्तियार कर चुका है। तो नैब को अगर पहले ही सुन लेते तो ये जी बिल्कुल, मैंने इसीलिए कहा कि अब अजीजिया रेफरेंस में जो जब सुना जाए तो नैब को पहले सुना जाए, वक्त बच जाएगा। आपको भी इतना मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा साकिब बशीर साहब, अब मसला ये कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, क्योंकि और तो कोई फरीक है नहीं, या तो नैब ले जा सकता है या नवाज शरीफ साहब अगर उनको फैसला पसंद नहीं, तीसरा कोई फरीक नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। मगर इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट से नीचे नीचे मामला जो तय हो गए, तो अगर ये मामला काजी फैज़ ईसा साहब के सामने लग जाता तो वो ये तो पूछते ना पिछले 7 साल में क्या क्या मैनिपुलेशन होती रही है, कौन ये केस बनवाता रहा है, किस जज ने क्या निगरानी की। तो शायद इसलिए नीचे नीचे मामला तय कर लिए गए और नैब जो है वो पहले ही ज़रा सीधी लाइन पे आ गई। जी बिल्कुल, बज़ाहिर ऐसे ही लगता है और आगे भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये फैसला जो है वो चैलेंज नहीं होगा, क्योंकि अब ऊपर जाएगा तो ऊपर तो फिर वही बात कि पूरा पंडोरा बॉक्स जो है वो 7 साल का खुल सकता है, क्योंकि इस फैसले का डायरेक्ट ताल्लुक इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट से है। जो बेंच जो सवालात उठा रहा था वो JIT कैसे बनी, TOR क्या थे, उनका क्या स्कोप था, फिर सुप्रीम कोर्ट, वो सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट पे आ रही थी। एजाज से साहब, क्या हुआ है नैब को, क्या तब्दीली आई है? क्या कोई एहसास ज़िया है, कोई रियलाइजेशन है कि नैब ने अचानक जो है अब मामलात को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखना शुरू कर दिए हैं? जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल एक सुप्रीम कोर्ट के जज से मामलात अब फ़ौज के रिटायर्ड जनरल के हाथ में आ गए हैं, नैब के जो नए चेयरमैन हैं। तो क्या हुआ है इस इदारे को, जो पहले होता रहा उसका एहतसाब कैसे होगा? मती भाई, नैब को पहले भी कुछ नहीं हुआ था और अब भी कुछ नहीं हुआ। बात यह है कि ये जो फैसला है ये नैब के जो चेयरमैन हैं या नैब के जो सरबराह हैं ये उनसे बियॉन्ड है। ये मामला तो कहीं और फैसले होते हैं ना हमारे यहाँ, बदकिस्मती से ये फैसले जहाँ पर हो जाते हैं फिर बाकी जो तमाम लोग हैं वो उस पर अमल दरामद कराना शुरू कर देते हैं। अब देखिए ना, नैब की आप बात कर रहे हैं, नैब ने तो ये रेफरेंस जमा करवाया था। ये रेफरेंस तो ओरिजिनली इसकी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो तो नैब ने नहीं की हुई, वो तो वाजिद ज़िया साहब की सरबराही में
एक JIT ने की है, जिसमें ISI का एक ब्रिगेडियर था, एक MI का ब्रिगेडियर था, DG नैब रावलपिंडी इरफान नईम मंगी थे, इसमें SEC के लोग बिलाल रसूल थे, जी जी, ये सारे लोग थे। और इनको किसने कहा था, ये JIT फॉर्म किसने की थी? ये JIT फॉर्म की थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने। और आपको पता है वो व्हाट्सएप पे किस तरह JIT बनी थी, किस तरह के पसंद के नाम आए थे। सुप्रीम कोर्ट का क्या मफाद था? सुप्रीम कोर्ट का मफाद मेरे ख्याल में जो बज़ाहिर लग रहा है कि एट दैट टाइम एक हमारी जो आला अदलिया के बाज़ लोग थे वो भी को खुश नहीं थे इस सारे मामले में। जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात होती है उनके एक फैमिली के हवाले से कि उनको किसी बात का गुस्सा हो सकता है। साकिब निसार साहब के हवाले से भी बातें लोग करते हैं कि साकिब निसार साहब भी कुछ जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके बड़े करीब थे, शायद इस्टेब्लिशमेंट भी आई, लेकिन एट दैट टाइम आपको यकीनी तौर पे बाद में इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बड़ी वाज़िह नजर आई। लेकिन शुरू में कि इस्टेब्लिशमेंट ने बाद में पनामा में अपना रोल प्ले किया। बिल्कुल, ये बात तो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है ना। कैसे ये इनिशिएटिव मैं बताता हूं, इस्टेब्लिशमेंट का नहीं था, आप कह रहे हैं। मैं नहीं समझता कि शुरू में कौन गया था अदालत में, कौन गया था मतियुल्लाह अदालत में, कौन गया था? लेकिन वो जो 2 साल की नहीं, पहले ये बताइए ना, ये अदालत में कौन गया था? मैं तो फिर फैसला जज करते हैं अदालत में, नहीं अदालत में नवाज शरीफ साहब डाल दें। सुन लीजिए ना, मैं उन पे नहीं डाल रहा। अदालत में गए थे नवाज शरीफ साहब, ठीक है, ये गए थे। अब हुआ क्या कि वहां पर एक एक्सटेंशन का मामला वहां पर उन दिनों चल रहा था, जिसकी मैंने थोड़ी सी आपसे बात की। नहीं, अदालत में तो इमरान खान की दरख्वास्त टेकअप हुई थी, पनामा केस की आप जो बात जी, इसमें नवाज शरीफ साहब नहीं गए थे। नवाज शरीफ साहब इस तरह से गए थे कि इन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि मेरे पास तमाम रसीदें हैं, मेरे हाथ क्लियर हैं, मैं सारी चीज़ें अदालत में जाके पेश कर दूंगा, ये बात हुई थी। ठीक है, वो तो इमरान खान साहब की दरख्वास्त जो है, लेकिन वो दरख्वास्त फिर भी जो टेकअप हुई है मेरी याददाश्त के मुताबिक वो नवाज शरीफ साहब की टेकअप हुई है। नहीं, ये मेरे ख्याल में वो खुद तो नहीं, सो मोटा ही था। 1843 के तहत इमरान खान और चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने बुला के कहा था कि 1 नवंबर का वो धरना था इस्लामाबाद। इशू ये है कि एट दैट टाइम ये बुनियादी तौर पे जमाते इस्लामी की दरख्वास्त थी, जिसमें सारे पनामा के जो लोग थे उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, और सिर्फ एक बंदे के बारे में। अच्छा, अब मामला ये है, मुझे ये बताएं ना कि आपके ख्याल में इस सारे मामले से हमारी इस्टेब्लिशमेंट, नून लीग, तहरीक इंसाफ, अदलिया या ब्यूरोक्रेसी ने कुछ सीखा? मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने भी कुछ सीखा, मेरा नहीं ख्याल किसी ने भी कुछ सीखा। तो मैं बड़ी ईमानदारी से समझता हूँ कि ये देखें ना, ये एक हम अजीब दायरे में सफ़र कर रहे हैं ना, कि जब आप और मियाँ साहब भी कह रहे हैं टेट फॉर टैट, तो फिर दुनिया का असूल होता है। देखें ना कि क्या आप देख लें का, अब ये सवाल अगर मियाँ साहब से पूछ लें कि क्या उन्होंने कुछ सीखा, कि वो कहा करते थे वोट को इज्जत दो, और फिर उन्होंने एक कंप्रोमाइज़ किया, तो फिर क्या उन्होंने कुछ सीखा? क्या अगर इमरान खान साहब की बात करें, उन्होंने कुछ सीखा कि वो कहते हैं कि जी मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ आज भी बातचीत करने के लिए, लेकिन सियासतदानों से बात नहीं करूँगा? तो किसी ने क्या सीखा है मुझे बता दें? किसी ने नहीं कुछ सीखा, किसी ने कुछ नहीं सीखा। साकिब बशीर साहब, आप क्योंकि इस केस को शुरू से फॉलो करते रहे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी करते रहे, एक सवाल बार बार जो उठता है कि मियाँ साहब रसीदें कटो, ये रसीदें पेश की है मियाँ साहब, ये कोई रसीदों वाला मामला था इसमें? ये रसीदें क्योंकि इसी की बेस पे जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं उन्होंने भी बड़े जलसों में रसीदें निकालो, लूट के ले गए, बाहर जायदादें बना ली। तो वैसे कोई रसीदें पेश हुई, कोई सबूत पेश हुए? क्योंकि अदालत ने तो कह दिया मियाँ साहब का इस जायदाद से कोई ताल्लुक ही नहीं है, रहते तो वहाँ पे ही रहे वैसे मियाँ साहब। असल में एजाज सैयद साहब ने जिस तरफ इशारा किया कि शुरू में जो नवाज शरीफ की शरीफ फैमिली थी, उन्होंने मियाँ साहब ने स्पीच भी की, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, फिर कोई उनके हुसैन नवाज के कोई इंटरव्यूज़ भी आए। शुरू में इन्होंने कोई कहीं ना प्रेस में कहीं ना कहीं इसको डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन जब ये गए, जो उनकी कानूनी टीम थी, जो ख्वाजा आरिस और दूसरे तीसरे, उन्होंने कहा हमने केस लड़ना है लीगल, कानूनी तौर पे, तो आप ये चीज़ें सारी साइड पे कर दें, फिलहाल हम बताएंगे कि करना क्या है। हुआ ये कि पूरे उसमें, क्योंकि सारा कुछ नैब ने लेके आना था कि आप पे ये इल्ज़ाम है, ये इसका सबूत है, ये सबूत है, ये सबूत है, इन्होंने अपना डिफेंस नहीं लिया उसमें। मतलब डिफेंस लेते तो फिर इन पे बर्डन आता ना कि ये सबूत, मतलब ये जी हमारी तरफ से। वो जो नैब जो कुछ लाया, अब नैब के पास चीज़ें आई नहीं है, नैब इन्वेस्टिगेट नहीं कर सका जिस तरह इन्वेस्टिगेट करना था।
तो इसलिए वो जो रसीदों वाला मामला है, शुरू में जो उनका केस था वो आउट ऑफ कोर्ट आउट था और कोर्ट के सामने मुख्तलिफ था। उन्होंने कानूनी महाज पे कानूनी तरीके से केस लड़ा और वो केस जो आज जो है वो विन कर गए हैं। जो आपने बताया कि उन्हीं जगहों पे वो रह रहे हैं, रह तो लेकिन वो जो कहते ना कि रुलते गया पर चस बड़ी आई है कानूनी महाज पे जीत तो गए जी बिल्कुल, लेकिन इस जीत को 7 साल लग गए। एजाज सईद साहब, आपके ख्याल में अब आइंदा कोई इस तरह के केसेस जो बनने जा रहे हैं, और हम देख रहे हैं अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ पे भी नैब ने अलकादर ट्रस्ट का केस बनाया हुआ है, क्या इसका अंजाम भी 6-7 साल बाद ही होगा? मेरे लिए कोई बात हैरत की नहीं होगी कि 6-7 साल बाद, 8 साल बाद उस वक्त की सिचुएशन में ये कहा जाए कि ये केस भी गलत है, और फिर उस वक्त भी मिठाइयाँ बांटी जाएँ और कहा जाए कि देखें हम तो बिल्कुल बेगुनाह हैं। इशू ये है कि हमने कुछ सीखा नहीं है। इशू ये है कि हमने कहा कि जी हम तो गैर सियासी हो गए हैं, तो क्या हम गैर सियासी हो गए हैं? बहुत शुक्रिया। इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दूं। आज मैं बता रहा हूं, तोशा खाना फौजदारी केस का जिस तरह ट्रायल हुआ है, ये 2, 3, 4 साल बाद जब भी होगा तो उसका असर जो ही होगा जो आज नवाज शरीफ के केस का फैसला है। बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब, सैयद साहब। सियासतदान, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ सीखा या नहीं? लगता है कि मीडिया ने भी शायद कुछ नहीं सीखा। मीडिया भी ऐसे ही हालात का से दो चार है जैसे उस दौर में था, और मीडिया भी जिस तरीके से कागज़ लहरा लहरा के पनामा केसेस के समाअत के दौरान ख़बरें दिया करता था और तज्जिए किया करता था, तो बहुत सारे एंकर साहिबान जो उस पनामा के दौर के एंकर बने और मंजर आम पे आए, उनके लिए भी सीखने का बहुत कुछ है इस सारे हालात में। और मेरे ख्याल में बहुत सौ के लिए शायद शर्म का मुकाम भी है कि ऐसा हिजान पैदा कर दिया कि 7 साल के अंदर मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।